हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज अमन कुमार सिंह और आप हैं अपने यूट्यूब चैनल मास्टर्स फिजिक्स पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर लेंगे और उस चैप्टर में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पे जाएंगे, जिसमें हम लोग स्टडी आज करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में और टेस्ट चार्ज के बारे में। इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर को नहीं देखा है तो आप प्रीवियस लेक्चर पे जाएं और प्रीवियस लेक्चर को देखें, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ट्रांसपेरेंट क्लियर हो। ओके, तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, तभी आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्डअप हो पाएगा। आप सीक्वेंस में वीडियोस देखिए, है ना, क्योंकि मैं जो लेक्चर वीडियोस आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ वो इन द सीक्वेंस है, और अगर इन द सीक्वेंस में आप वीडियोस देखेंगे तो आपकी अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर होगी, आप इसे न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत ही आसान लगेगा आपको। ओके, तो आप जो है लेक्चर वीडियोज को सीक्वेंस वाइज में देखिए। मैंने सीक्वेंस दिया हुआ है, ये अपना लेक्चर 8 है। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पे 7 लेक्चर बनाए हैं, तो आप 7 लेक्चर को भी देखिए ताकि आप लेक्चर 8 को बहुत अच्छी तरह से समझ पाए। तो चलिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो हम इम्पोर्टेंट सेगमेंट कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का अपना फर्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन जान लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? द रीजन और स्पेस इन द सराउंडिंग ऑफ अ चार्ज वेयर एनी अदर चार्ज प्लेस्ड एट रेस्ट एक्सपीरियंसेज अ फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि मान लीजिए कि एक पॉइंट चार्ज Q है और इसके सराउंडिंग में मैंने एक और चार्ज रखा है, मान लीजिए प्लस का Q, कैपिटल Q। ओके, अब इस चार्ज की वजह से ये वाला जो चार्ज जिसको हमने यहाँ पे रेस्ट पे रखा है, ये वाला चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज सिंपली कॉल्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने आपको कहा कि ये चार्ज पॉइंट चार्ज Q है और ये भी चार्ज पॉइंट चार्ज ही है, कैपिटल Q। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर दोनों चार्ज का नेचर पॉजिटिव है तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा फोर्स हो गया, फोर्स हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और अगर ये डिस्टेंस r है इन दोनों पॉइंट चार्ज के बीच में, तो आप फोर्स को क्या लिखेंगे? फोर्स को लिखेंगे के क्यू, कैपिटल Q अपॉन में r स्क्वायर, यही लिखेंगे। जो मीडियम है वो सिंपली हम एयर ले रहे हैं दोनों के बीच में। ओके, और के फॉर एयर अब मैंने आपको पहले बता दिया है कितना होता है, 9 इंटू 10⁹ के, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट है। ओके, तब ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है कौन सा वाला चार्ज? ये प्लस Q चार्ज। ओके, है ना, किसके सराउंडिंग में रखा हुआ है? इस प्लस Q के सराउंडिंग में रखा हुआ है। तो ये जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है प्लस कैपिटल Q चार्ज, उस फोर्स को हम कह सकते हैं कि ये सिंपली एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। हालांकि फोर्स और फील्ड में डिफरेंस होता है, जो कि अभी आपको आगे क्लियर होगा, बट डेफिनेशन यही है। तो डेफिनेशन वाइज मैथमेटिकली अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है इस प्लस Q की वजह से इस वाले प्लस Q पे, यानी इस वाले प्लस Q पे क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आप क्या करेंगे कि ये वाला प्लस Q क्या फोर्स जो है, क्या फोर्स फील कर रहा है, क्या फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, अपॉन में इसी के चार्ज से आप क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे। अब देखिए, डिवाइड करने के बाद आप क्या लिखेंगे? के क्यू, ओके, अपॉन के क्यू, क्यू अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पे हमारा कैपिटल Q आ गया, Q से Q कैंसिल हो गया। तो जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया, अगर मैं मैग्नीट्यूड वाइज में बात करूं तो वो कितना आया? के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। ओके, तो क्वेश्चन ये है कि हमारे पास अगर मान लीजिए कि ये चार्ज पॉइंट प्लस Q चार्ज यहाँ होता है, तब ये प्लस Q चार्ज ने क्या किया? फोर्स एक्सपीरियंस किया। अगर
इस प्लस क्यू चार्ज जो कि रेस्ट पे रखा हुआ है हमने, इसके सराउंडिंग रीजन में ये चार्ज नहीं होता, तब क्या ये प्लस क्यू चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करता? क्या इस प्लस क्यू चार्ज पे कोई फोर्स लगता? तो ऑब्वियस सी बात है, इस प्लस क्यू चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लगता। अगर प्लस क्यू चार्ज पे कोई भी फोर्स नहीं लग रहा है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इस प्लस क्यू चार्ज के सराउंडिंग रीजन में कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका मतलब एक और चीज आप समझ सकते हैं कि किसी भी चार्ज पे फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगाने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का होना जरूरी है। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कौन प्रोड्यूस करता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है चार्ज। इसका मतलब इस प्लस क्यू चार्ज का यहाँ पे ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस पॉइंट पे इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले हो आप, है ना? जहां पे आपने ये पॉइंट रख रखा है, मान लीजिए ये पॉइंट आपका कैपिटल ए है, तो कैपिटल ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस वाले प्लस क्यू चार्ज की वजह से है। तो कोई भी चार्ज जो होता है अपने सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ई वेक्टर से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा, है ना? और इसका डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ होता है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपने क्या देखा कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, उस डायरेक्शन में ही इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उस पॉइंट के ऊपर। यानी इस ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और कूलॉम फोर्स होगा, जो पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस करेगा इस चार्ज की वजह से। अब ये वाला चार्ज का नेचर कुछ भी हो सकता है, प्लस क्यू भी हो सकता है, माइनस क्यू भी हो सकता है, लेकिन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए जो आपका ये वाला चार्ज है, ए पॉइंट पे जो चार्ज है, उसका नेचर आपको पॉजिटिव रखना है, तब आपको करेक्ट डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का पता चलेगा। ओके, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? तो आप यहाँ पे देखें, इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने क्या लिखा? इलेक्ट्रिक फील्ड को लिखा फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उस पॉइंट पे क्या है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है आपको, और उसी पॉइंट का चार्ज कितना है, तो चार्ज कैपिटल क्यू है। और फोर्स का यूनिट आप क्या जानते हैं? न्यूटन। और चार्ज का यूनिट जानते हैं कूलॉम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट जो है वो क्या होता है? न्यूटन पर कूलॉम, ये इसका एसआई यूनिट है। डायमेंशन की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड को आप फिर से लिखेंगे फोर्स पर यूनिट चार्ज, उस पॉइंट का, है ना? तो फोर्स का क्या है डायमेंशन, क्या होता है? mlt-2 होता है कि नहीं होता? और चार्ज का डायमेंशन क्या होता है? it होता है ना? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? m तो ऊपर ही रहेगा, l भी ऊपर ही रहेगा, t जो है ऊपर की तरफ जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा, और i ऊपर की तरफ जाएगा तो i माइनस का 1 हो जाएगा। तो mlt-3 i-1 किसका डायमेंशन हो गया? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन हो गया। तो ये आपने कैलकुलेट करना सीखा। चलिए बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिगार्डिंग और कुछ बातों को लेते हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारे पास मान लीजिए एक पॉइंट चार्ज जो है वो फिक्स्ड है, ठीक है, और इसके सराउंडिंग रीजन में मैं एक चार्ज को लेकर के आया, मान लीजिए ये प्लस का, कैपिटल प्लस का क्यू चार्ज है ना? इस चार्ज को लेकर के आया, जो कि इसका अगर मैं पॉइंट कहूँ तो ये पॉइंट ए है। अब अगर ये डिस्टेंस आर है तो ये वाला जो पॉइंट चार्ज है वो अगर प्लस का नेचर का होगा तो फोर्स का डायरेक्शन इस पे किधर की तरफ होगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ए पॉइंट पे इधर की तरफ होगा। और अभी मैंने आपको बताया जिधर फोर्स का डायरेक्शन ये प्लस का क्यू चार्ज एक्सपीरियंस करेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा, यानी ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर हो जाएगा। यस और नो? ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अब अगर मैं कहूं कि यही पॉइंट चार्ज जो प्लस क्यू का है उसको मैं अब अगर मैं माइनस का क्यू कर दूं, इसको अब अगर मैं माइनस का क्यू कर दूं और ये फिक्स्ड हो, और इस माइनस क्यू चार्ज के सराउंडिंग रीजन में कोई पॉइंट ए है जहां पे मैं प्लस का क्यू चार्ज लेकर के आया, तो अब आप ये बताइए
कि ये प्लस का क्यू चार्ज फोर्स किस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये फोर्स जो होगा इस समय अट्रैक्टिव नेचर का होगा। फोर्स जो होगा वो किस नेचर का होगा, अट्रैक्टिव नेचर का होगा। तो आप कहेंगे कि ए पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका डायरेक्शन किधर होगा, इस नेगेटिव चार्ज की वजह से उसका डायरेक्शन भी टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। यानी अगर मैं वेक्टर वाइज लिखूँ तो इसको भी मैं वेक्टर में और इसको भी मैं वेक्टर में लिखूंगा, फोर्स को भी मैं वेक्टर में लिख देता हूँ, तो ये सभी को मैं वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आपने क्या देखा, प्लस का क्यू चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस किया है उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। ओके, यानी सबसे इंपॉर्टेंट मैटर जो है वो ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जानने के लिए आपको ये वाला जो चार्ज है, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड चाह रहे हैं उस पॉइंट पे जो चार्ज है उसका नेचर पॉजिटिव होना जरूरी है ना, उसका नेचर पॉजिटिव होना जरूरी है। और ये पॉजिटिव नेचर का चार्ज जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। ओके, यानी अगर मैं नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं तो नेक्स्ट पॉइंट पे मैं क्या कहूंगा कि अगर हमारे पास कोई प्लस क्यू चार्ज रखा हुआ है और इसके सराउंडिंग रीजन में मैं कोई पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ, इस पॉइंट पे मैं इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो मैं यहाँ पे जो हमने कंडीशन देखा इस कंडीशन से बता सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इधर की तरफ होगा, जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो इधर की तरफ होगा। अगर मैं यहाँ पे जाऊंगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, यानी अवे है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ, यहाँ इतनी दूर इधर की तरफ आऊँ, लेफ्ट की तरफ आऊँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, है ना। अगर मैं इधर आऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। अगर मैं यहाँ आऊँ, है ना, अगर मैं यहाँ आऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। अगर मैं इस साइड आऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर की तरफ होगा, है ना। अगर मैं इस साइड आऊँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा। यानी आप क्या देख रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसी भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज का रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में है। अगर इस प्लस क्यू चार्ज के जगह पे मैं मान लीजिए कि मैं एक नेगेटिव चार्ज ले रहा हूं, मैं एक माइनस का क्यू चार्ज ले लूं, अब क्या होगा, अब माइनस क्यू चार्ज के लिए मैं इस तरह से 3-4 पॉइंट इसके सराउंडिंग रीजन में लिख लेता हूं। तो मैंने इसके सराउंडिंग रीजन में 3-4 पॉइंट, सबसे पहले मैंने इस पॉइंट के ऊपर तो बात कर रखी है, आपको भी पता है, अभी तुरंत मैंने बात करा है इस पॉइंट के ऊपर। इस पॉइंट के ऊपर माइनस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आया था, टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, है ना, टुवर्ड्स पॉइंट चार्ज आया था, नेगेटिव पॉइंट चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे ये हुआ, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये होगा, है ना, टुवर्ड्स होगा। यहाँ पे भी क्या होगा, टुवर्ड्स होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, टुवर्ड्स पॉइंट चार्ज। यहाँ पे भी होगा टुवर्ड्स पॉइंट चार्ज। यानी अगर मैं और भी पॉइंट सेलेक्ट करूं, मान लो मैं यहाँ पे पॉइंट सेलेक्ट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर लेंगे, इधर लेंगे, है ना। अगर पॉइंट मैं यहाँ सेलेक्ट करूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर लेंगे, माइनस क्यू चार्ज की वजह से टुवर्ड्स इट, है ना, इसी पॉइंट चार्ज की तरफ। माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डायरेक्शन जो होगा वो कुछ इस तरह से होगा। तो आपने क्या देखा कि माइनस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड है और प्लस क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड है। अब मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पे एक चार्ज है प्लस का क्यू, ठीक है, जो कि फिक्स्ड है, पॉइंट चार्ज है प्लस का क्यू, और यहाँ पे जो पॉइंट है ए, इस पॉइंट ए पे माइनस का मैंने कैपिटल क्यू चार्ज दे दिया, तो आप बताइए कि अब इस पॉइंट ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होना चाहिए इस प्लस क्यू की वजह से, जल्दी से बताइए। तो आप देखेंगे कि जो फोर्स लगेगा वो फोर्स अट्रैक्शन नेचर का होगा, क्योंकि नेचर ऑपोजिट है, ये प्लस का है ये माइनस का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो इस डायरेक्शन में लगेगा। अब मेरा सवाल ये है कि क्या इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा एट पॉइंट ए। तो आप सबसे पहले ये नोटिस करिए
कि क्या यहाँ पे जो चार्ज है वो पॉजिटिव नेचर का है, तो आपका आंसर होगा सर बिल्कुल नहीं, ये चार्ज माइनस क्यू है, माइनस में नेचर का है, नेगेटिव नेचर का है। तो ऑब्वियस सी बात है फोर्स का तो डायरेक्शन हो नहीं सकता। और अभी आपने पता किया था कि इस प्लस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आया था वो अवे आया था, ये देखिए अवे आया था, यानी इस प्लस क्यू की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, वो अवे होगा, वो अवे होगा। तो यहाँ पे आपने क्या ऑब्जर्व किया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन में लगता है, लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो है वो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना। इसी को अब मैं और थोड़ा समझा देता हूं कि अगर मैं कहूं कि यहाँ पे हमारा माइनस क्यू चार्ज है जो कि फिक्स्ड है ना, और इस माइनस क्यू के सराउंडिंग में, इस माइनस क्यू के सराउंडिंग में मैं एक माइनस का कैपिटल क्यू लेकर के आया ए पॉइंट ए पे, और मैं कह रहा हूं कि ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताइए। तो सबसे पहले मैं ये कहूंगा कि चलिए फोर्स देख लेते हैं, दोनों का नेचर सेम है, दोनों चार्ज का नेचर सेम है, तो फोर्स रिपल्सिव फोर्स होगा, तो फोर्स का तो डायरेक्शन ये हो जाएगा, तो ये हो गया इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ए पॉइंट पे क्या होगा। अब देखिए क्या ये वाला जो पॉइंट है, जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं, क्या उसका नेचर पॉजिटिव है, तो ऑब्वियस सी बात है आपको दिख रहा है नेचर नेगेटिव है। अगर नेचर नेगेटिव है तो जो फोर्स का डायरेक्शन है वो फोर्स का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का तो डायरेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने देखा था कि माइनस क्यू की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस पॉइंट पे आया था वो किधर आया था, टुवर्ड्स माइनस क्यू। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो तो इस डायरेक्शन में होगा, टुवर्ड्स माइनस क्यू। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि माइनस क्यू चार्ज जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस कर रहा है, यानी माइनस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के डायरेक्शन के ऑपोजिट होता है, और प्लस क्यू चार्ज पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम रहता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं कहूँ कि ये मान लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं बहुत सारी, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का आप डायरेक्शन देख रहे हैं लेफ्ट से राइट की तरफ है, किधर से किधर की तरफ है, लेफ्ट से राइट की तरफ है, और यहाँ पे अगर मैं माइनस क्यू चार्ज रखूं और यहाँ पे अगर मैं प्लस का क्यू चार्ज रखूं, तो आप कहेंगे कि सर माइनस का क्यू चार्ज वाला जो पॉइंट चार्ज है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में, और जो प्लस क्यू जो पॉइंट चार्ज है वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। सो इस पॉइंट में हम कह सकते हैं इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का रीजन है, if a positive charge is placed it exerts a force on the charge in the direction of electric field। अगर आप पॉजिटिव चार्ज प्लेस कर रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज पे जो फोर्स लगता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। एंड इफ अ नेगेटिव चार्ज इज प्लेस, अगर आप नेगेटिव चार्ज रख रहे हो, इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन द चार्ज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ओके, फिर है नो चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस फोर्स ड्यू टू इट्स ओन इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, यानी मान लीजिए कि यहाँ पे मैंने कहा ये प्लस क्यू है और इस प्लस क्यू के सराउंडिंग रीजन में हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है सराउंडिंग रीजन में, आप हर जगह कहेंगे ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, आप कहेंगे चूंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में, ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड है, और इन सभी को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो जो ये पॉजिटिव चार्ज है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है अपने सराउंडिंग रीजन में, अपने ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद के ही ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे चार्ज पे फोर्स लगाएगा, ना कि खुद के ही ऊपर। ओके, अब अगर आप इसके सराउंडिंग रीजन में मान लो यहाँ पे प्लस का क्यू चार्ज ले आए, तो ये प्लस का क्यू चार्ज तुरंत से फोर्स एक्सपीरियंस कर लेगा
किधर डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में। बट ये वाला प्लस क्यू अपने ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। हाँ, इस वाले प्लस क्यू का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपना। ओके, इस वाले प्लस क्यू का भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा अपना। इसके प्लस क्यू की वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, लेकिन खुद के ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा। तो अगर मैं कहूं कि इसके वजह से फोर्स किधर एक्सपीरियंस करेगा, तो ये प्लस का क्यू है, तो इसका भी इलेक्ट्रिक फील्ड किधर की तरफ होगा, अवे होगा कि नहीं होगा। तो इस डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इस वाले प्लस क्यू की वजह से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा उसका वो इस डायरेक्शन में लगेगा, इस वाले प्लस क्यू पे। तो आपने ये समझा कि कोई भी पॉजिटिव पॉइंट चार्ज हो या कोई भी चार्ज हो, वो चार्ज पार्टिकल अपने ही इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से खुद पे ही फोर्स नहीं लगाता, उसके ऊपर फोर्स लगाने के लिए दूसरे चार्ज का प्रेजेंट होना जरूरी है, क्योंकि दूसरे चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो पहले चार्ज पे फोर्स लगाएगा और उसका डायरेक्शन वो अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ चार्ज होगा। ओके, फिर है विद एवरी चार्ज पार्टिकल देयर इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विथ, है ना, एक्सटेंड्स अप टू इन्फिनिटी। कोई भी चार्ज पार्टिकल का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, वो इन्फिनिटी तक रहता है उस चार्ज से। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज का शुरुआत पॉजिटिव पॉइंट चार्ज से होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का और इन्फिनिटी तक जाता है। अगर नेगेटिव पॉइंट चार्ज है तो इन्फिनिटी से ओरिजिनेट होता है और पॉइंट चार्ज पे आकर के, नेगेटिव पॉइंट चार्ज पे आकर के टर्मिनेट होता है। ओके, चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन की बात करेंगे। द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये देखिए ध्यान में रखना है, यूनिट पॉजिटिव चार्ज इन द रीजन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड एज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। तो यानी मान लीजिए कि हमारे पास यहाँ पे एक प्लस क्यू चार्ज है जो कि हमारा फिक्स्ड है। ओके, और इस प्लस क्यू चार्ज के रीजन में एक हमने +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज हम लेकर के आए। तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, सबसे पहले आप हमें ये बताइए। ये अगर इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r हो तो ये दोनों जो चार्ज, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये प्लस का 1 है, तो ये प्लस का 1 चार्ज जो है किस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ऑब्वियस सी बात है, ये इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसको क्या लिखेंगे आप, KQ1/r², यानी ये हो जाएगा KQ/r²। ये जो KQ/r² आपका आया है, यानी जो +1 चार्ज प्लस पॉजिटिव यूनिट पॉजिटिव चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस किया है, इसी को आप बोलते हैं स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी को आप क्या बोलते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यही आपका स्ट्रेंथ है इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो इस पॉइंट ए पे आपको दिख रहा है, जो इस पॉइंट ए पे है। ओके, यानी इन द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन, किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज फोर्स एक्सपीरियंस करेगा दैट इज सिंपली कॉल्ड स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमारे पास हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है अगर यहाँ पे जो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज ले रहे हैं, पॉइंट चार्ज के बजाय कोई बॉडी हो। मान लो कि आपके पास कोई एक बॉडी है, रैंडम शेप का बॉडी है, एक रैंडम शेप का बॉडी है ना, रैंडम शेप का एक कंडक्टिंग बॉडी है। कैसा बॉडी है, कंडक्टिंग बॉडी। और कंडक्टिंग मैं वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, ताकि मैं आपको ये बता रहा हूं कि जो चार्ज है वो फ्रीली मूव कर सके। ओके, और ये जो हमारा कंडक्टिंग बॉडी है ये पॉजिटिवली चार्ज है। तो ये पॉजिटिवली चार्ज है, मान लीजिए कुछ इस तरह से, है ना, इस तरह से पॉजिटिवली चार्ज है। तो आपको पता होना चाहिए कि मैंने चार्ज डेंसिटी के बारे में आपको बता रखा है ना, कि चार्ज का एक्यूमुलेशन कहाँ ज़्यादा होगा कहाँ कम होगा। अब इस बॉडी पे की वजह से, ये जो हमारा बॉडी है, इस बॉडी के सराउंडिंग रीजन में कोई भी चार्ज नहीं है,
तो पॉजिटिव चार्ज जो जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन है उसी तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, और इनकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी पॉइंट पे होगा वो मान लीजिए कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड अपना प्रोड्यूस कर रहा है अपने सराउंडिंग रीजन में। अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने +1 यूनिट पॉजिटिव चार्ज ले आए इसके सराउंडिंग रीजन में। अब आप जानते हैं कि जब मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लेकर के आऊंगा तो ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज है ना जो है ये क्या प्रोड्यूस करेगा, ये प्रोड्यूस करेगा इंडक्शन इफेक्ट। ये क्या प्रोड्यूस करेगा, इंडक्शन इफेक्ट। तो इंडक्शन इफेक्ट की वजह से क्या होगा, ये जो चार्ज है, ये जो चार्ज है पॉजिटिव, ये जो चार्ज है पॉजिटिव, ये जो चार्ज है पॉजिटिव, ये सभी चार्ज क्या फील करेंगे, रिपल्सन फील करेंगे। क्या फील करेंगे, रिपल्सन फील करेंगे। तो ये जो हमारा बॉडी है, ये बॉडी के अंदर जो चार्ज होगा वो मैक्सिमम चार्ज, कुछ ही चार्ज इधर रह पाएंगे है ना, और ज्यादा चार्ज इधर की तरफ क्या हो जाएंगे, एक्यूमुलेट हो जाएंगे। यानी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा वो इस चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से, यूनिट पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या हो गया, चेंज हो गया है ना। अगर चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया इसका सिंपली मतलब ये है कि अब यह इस पॉइंट पे इस बॉडी की वजह से, ये जो हमारा कंडक्टिंग बॉडी है इस बॉडी की वजह से इस पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट ए था अपना, तो इस पॉइंट ए पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका भी मैग्नीट्यूड कह सकते हैं वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, क्योंकि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन अब इस बॉडी पे चेंज हो चुका है। पहले ऐसे था, फिर हमने +1 चार्ज जो है यूनिट पॉजिटिव चार्ज इसके सराउंडिंग में लेकर के आए, इस चार्ज ने इंडक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस कर दिया। जैसे ही इंडक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस किया ये बॉडी ने अपने चार्ज को क्या कर दिया, रीअरेंज कर दिया। रीअरेंज करने की वजह से या फिर इंडक्शन इफेक्ट की वजह से जो ज्यादा चार्ज है वो देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड में डिस्ट्रीब्यूट हो गया और कम चार्ज बचा है हमारा राइट साइड में बॉडी के। तो इस चार्ज के रीडिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ए पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जरूर चेंज हो गया होगा। इसका मतलब ये है कि अगर ये +1 चार्ज का मैग्नीट्यूड ज्यादा हो तो वो इंडक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा, और अगर इंडक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस कर देगा तो उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो क्या हो जाएगा, डिफर कर जाएगा उसी बॉडी की वजह से। यानी किसी भी बॉडी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड उसी पॉइंट पे डिफर हो जाएगा अगर हम लोग कोई यूनिट पॉजिटिव चार्ज लेकर के आए और वो उसका मैग्नीट्यूड सिग्निफिकेंटली हाई हो। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना इस बॉडी की वजह से उस पॉइंट पे डिफिकल्ट हो जाएगा। अब इस डिफिकल्ट सिचुएशन से कैसे ओवरकम करेंगे, तो चलिए मैं इसके बारे में आपको डिस्कस करता हूं। तो हमें इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी बॉडी की वजह से किसी पॉइंट पे कैलकुलेट करना डिफिकल्ट हो रहा है अगर हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज उसके सराउंडिंग रीजन में एज्यूम करते हैं। तो हम कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें किसी भी चार्ज्ड बॉडी की वजह से उसके सराउंडिंग रीजन में, तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एज्यूम करना होता है उस पॉइंट के ऊपर टेस्ट चार्ज। अब ये अलग ही तरह का नाम देख रहे हो, टेस्ट चार्ज। टेस्ट चार्ज क्या होता है कि उसी तरह से एक बहुत ही स्मॉल मैग्नीट्यूड का पॉजिटिव चार्ज होता है और ये चार्ज अपने सराउंडिंग रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करता और ना ही ये इंडक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है। ये ना तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ही ज्यादा स्मॉल होता है, मैग्नीट्यूड बहुत ही कम होता है। इसकी वजह से ये ना तो इंडक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है अपने सराउंडिंग रीजन में और ना ही कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करता है। और जो है हम इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी बॉडी की वजह से उसके सराउंडिंग में कोई भी पॉइंट पे इजीली कैलकुलेट कर पाते हैं। यानी कि अगर हमारे पास ये जो बॉडी था उस बॉडी को हमने पॉजिटिवली चार्ज कर दिया था, तो पॉजिटिवली मान लीजिए ये हमारा कंडक्टिंग बॉडी था। ये कैसा बॉडी था, कंडक्टिंग बॉडी था, है ना। और इस कंडक्टिंग बॉडी में मैंने क्या कर दिया था, इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर दिया था। तो पॉजिटिवली चार्ज कर दिया था और चार्ज होने के बाद चार्ज जो है अकॉर्डिंग टू सरफेस डेंसिटी कुछ इस तरह से
क्या हो गया था, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब हमने इसके सराउंडिंग रीजन में मान लो ये पॉइंट ए पे मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है इस बॉडी की वजह से। अब हमने प्रीवियस केस में देखा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसका कैलकुलेशन, दैट कैलकुलेशन वाज नॉट इजी। तो अब हम +1 को रिप्लेस करते हैं किसी क्यू नॉट चार्ज से, जिसको हम लोग बोलते हैं टेस्ट चार्ज, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। और ये क्यू नॉट चार्ज का जो मैग्नीट्यूड होता है वो बहुत ही लेस होता है, जिसकी वजह से ये ना तो कोई इंडक्शन इफेक्ट प्रोड्यूस करता है और ना ही अपना इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है जो कि इसको किसी भी तरह से इन्फ्लुएंस करे, और इसकी वजह से आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट ए पॉइंट पे इजीली कर लेते हो। ओके, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मुझे ए पॉइंट पे निकालना है तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट को मैं लिख सकता हूं कि ये बॉडी जो भी फोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, जो भी फोर्स लगा रहा है इस क्यू नॉट चार्ज पे, है ना, इस क्यू नॉट चार्ज पे ये बॉडी जो भी फोर्स लगा रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन में उस ए पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज, है ना, दोनों को डिवाइड कर देंगे और दोनों को डिवाइड करके हम क्या करेंगे, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, है ना। और इस क्यू नॉट को हम लोग क्या बोलते हैं, ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। क्यू नॉट को क्या बोलते हैं हम लोग, टेस्ट चार्ज बोलते हैं। चलिए बढ़ते हैं, हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए सीखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, ए वुडन बॉल कवर्ड विद एन एल्यूमिनियम, है ना, foil having a mass m hangs by a fine silk thread L मीटर long in a horizontal electric field। यहां तक में आपको क्या समझ में आया कि एक हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड में एक वुडन बॉल है, उस वुडन बॉल के ऊपर एल्यूमिनियम का फॉइल रैप किया हुआ है, इस बॉल का मास m है और चार्ज जो है वो स्मॉल q है और इसको सिल्क के थ्रेड से L लेंथ से हैंग किया गया है। When the ball is given an electric charge small q coulomb, it stands out d meter from the vertical line passing through the suspension point of thread। सबसे पहले ये आपका पॉइंट जो है ये सस्पेंशन पॉइंट है ना, तो ये पॉइंट कौन सा पॉइंट हो गया, सस्पेंशन पॉइंट। जैसे ही आप इसको चार्ज देते हो पॉजिटिव चार्ज, तो आपको पता है पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही उसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा, उसकी वजह से ये जो आपका वर्टिकल लाइन है इस लाइन से ये बॉल डी डिस्टेंस दूर चला जाता है। कितना डिस्टेंस, डी डिस्टेंस दूर चला जाता है। आपसे पूछ रहा है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या मैग्नीट्यूड है। तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज के बारे में बात करेंगे। तो आप देखिए कि क्या क्या फोर्स लग रहा है इस वुडन बॉल के ऊपर। तो सबसे पहले ये मान लीजिए कि ये जो सिल्क थ्रेड है ये वर्टिकल लाइन से थीटा एंगल चला गया, कितना एंगल पे चला गया, थीटा एंगल पे चला गया। और ये सिल्क थ्रेड जो है ये थ्रेड है चूंकि, तो ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा बॉल के ऊपर अवे फ्रॉम द बॉल, जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा होगा दैट इज सिंपली कॉल्ड टेंशन फोर्स। कौन सा फोर्स, टेंशन फोर्स। और टेंशन हमेशा अवे लगता है किसी भी बॉडी से, ठीक है। अगर आप यहाँ सस्पेंशन पॉइंट से देखेंगे तो उतना ही अमाउंट का टेंशन लगेगा इधर की तरफ, क्योंकि हम सिल्क थ्रेड को मासलेस मान सकते हैं तो दोनों पॉइंट पे टेंशन जो होगा वो इक्वल अमाउंट का होगा, लेकिन आप देख रहे हैं दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है। अब हम एक वर्टिकल लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो जब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लोगे तो अगर ये एंगल को आपने थीटा माना है तो ये वाला भी एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये ज्योमेट्री का प्रॉपर्टी है। अब इस टी के कंपोनेंट आप ब्रेक कर दीजिए, तो टी के कंपोनेंट आप ब्रेक करेंगे तो इधर बनेगा आपका क्या, टी कॉस थीटा, और इधर एक कंपोनेंट आएगा, कितना आएगा, टी, जल्दी से बता दीजिए, साइन थीटा। अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होगा वो इसी डायरेक्शन में लगेगा, इसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। हम क्या जानते हैं, हमने अभी क्या पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है किसी भी पॉइंट पे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन में उस पॉइंट का चार्ज होता है। तो यहाँ से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप क्या लिख सकते हैं, Q इंटू ई। ओके, तो आप हमें ये बताइए
कि ये जो चार्ज स्मॉल क्यू है, ये स्मॉल क्यू चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा एफ ई, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो क्यू ई के बराबर हो जाएगा। अब चूंकि इस वुडन बॉल का मास भी है, तो मास किधर, ग्रेविटी फोर्स किधर की तरफ लगेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। कितने के बराबर लिख सकते हैं आप, एम जी के बराबर लिख सकते हैं। अब आप सिंपली क्या कर लीजिए कि ये जो बॉल है ये इक्विलिब्रियम में है ना, ये यहाँ से डी डिस्टेंस से ज़्यादा दूर नहीं जा रहा है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं कि इस बॉल के लिए आप देख रहे हैं ऊपर एक फोर्स लग रहा है टी कॉस थीटा, है ना, नीचे फोर्स लग रहा है क्या, एम जी, इधर फोर्स लग रहा है क्या, क्यू ई, और इधर फोर्स लग रहा है क्या, बता दीजिए, इधर फोर्स लग रहा है टी साइन थीटा। लग रहा है कि नहीं लग रहा। अब आप हमको ये बताइए कि अगर ये बॉल वुडन बॉल जो है वो किस में है, इक्विलिब्रियम में है। तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो मैंने आपको बताया हुआ है, क्या बताया हुआ था याद है, समेशन ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, यानी एक्स डायरेक्शन के सभी फोर्स को इक्वल करेंगे जीरो के। तो ऑब्वियस सी बात है इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए मैं एज्यूम करता हूं कि ये वाला डायरेक्शन एक्स है और ये वाला डायरेक्शन वाई है। तो पहला समेशन ऑफ एफ एक्स, तो यानी टी साइन थीटा और क्यू ई दोनों एक्स डायरेक्शन में है, ये नेगेटिव एक्स में है, ये पॉजिटिव एक्स में है ना, अपने अकॉर्डिंग। तो ऑब्वियस सी बात है मैं क्या लिख सकता हूँ, टी साइन थीटा को क्यू ई के बराबर लिख सकता हूँ। ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा, फर्स्ट हो गया। दूसरा मैं कंडीशन लिखूं, अगर समेशन ऑफ एफ वाई इक्वल्स टू जीरो, तो मैं यहाँ पे टी कॉस थीटा जो कि वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है उसको एम जी के बराबर कर दूं जो कि वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए और टी टेंशन हमने एज्यूम किया है, तो हम क्या करते हैं, टी को कैंसिल कराने की कोशिश करते हैं। टी कैंसिल कैसे होगा, जब हम डिवाइड करेंगे। तो आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए इक्वेशन 1/2। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी साइन थीटा अपॉन में टी कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्यू ई अपॉन में एम जी। टी से टी खत्म हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, टेन थीटा इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन में एम जी। अब आपको थीटा आपने क्या किया था, इक्विलिब्रियम कंडीशन में एज्यूम किया था, तो थीटा के वैल्यू में टेन थीटा की वैल्यू निकाल करके, मैग्नीट्यूड निकाल के यहाँ पे रखना है। तो टेन थीटा यहाँ से कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखिए हमारे सामने एक ट्रायंगल है, वो ट्रायंगल कुछ इस तरह का है ना, ये हमारा थीटा है, ये एल है, ये डी है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। यहाँ से बताइए तो टेन थीटा क्या लिखेंगे इस ट्रायंगल में, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, यानी डी बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। चलिए इसको यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं। तो हमारा जो ये इक्वेशन है, ये इक्वेशन हो जाएगा, ये इक्वेशन हो जाएगा डी बाय अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू क्यू ई अपॉन में एम जी। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा एम जी डी अपॉन में कैपिटल ई अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर माइनस का डी स्क्वायर। ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो गया। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में है, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज क्रिएटेड बिटवीन टू पैरेलल चार्ज प्लेट्स। दो प्लेट्स देख रहे हैं आप, ये प्लस का क्यू प्लस का और ये माइनस का है ना। एन इलेक्ट्रॉन एंटर्स, एक इलेक्ट्रॉन है, नोटिस करिए, एंटर्स द फील्ड सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स, यानी इन दोनों प्लेट के बीच में एंटर करता है ना, सिमेट्रिकली बिटवीन द प्लेट्स विद द स्पीड वी नॉट स्पीड के साथ। द लेंथ ऑफ ईच प्लेट इज एल, दोनों प्लेट का लेंथ दे रखा है एल। फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन ऑफ द पाथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन एज इट कम्स आउट ऑफ द फील्ड, यानी फील्ड से जब बाहर निकलेगा तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या होगा इलेक्ट्रॉन का। ओके, सबसे पहले हम क्या समझ रहे हैं, हमको ये देखना है कि ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो आपको इस बात को समझना होगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव चार्ज से तो स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होता है। तो इन बिटवीन द प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो किधर से किधर की तरफ होगा, वो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की
तरफ होगा, है ना। ये प्रॉपर्टी जो है वो हमने पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया है कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट होता है और नेगेटिव चार्ज पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस टर्मिनेट होता है। तो इस तरह से इस पूरे प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो कैसा है, नेगेटिवली चार्ज है। तो ऑब्वियस सी बात है, मान लो इलेक्ट्रॉन होगा तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है ना, और इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा। क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, यानी इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन जिसको हॉरिजॉन्टली थ्रो किया गया है वी नॉट वेलोसिटी के साथ, ये इसके ऊपर फोर्स लगेगा किधर, ऊपर की तरफ। और अगर ऊपर की तरफ लगाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है ये कुछ इस तरह से अपने पाथ से क्या होता चला जाएगा, डिफ्लेक्ट होता चला जाएगा और इस रीजन से ये बाहर निकल जाएगा। तो आपसे पूछ रहा है कि ये वाला एंगल बताइए ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल के साथ कितने एंगल पे ये जो है इलेक्ट्रॉन ये बाहर की तरफ निकलेगा, है ना। तो सबसे पहले आप ऐसे सवाल को बनाने के लिए आप क्या देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्स डायरेक्शन में क्या डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स डायरेक्शन में पूरा प्लेट का लेंथ ट्रेवल किया, और y डायरेक्शन में क्या ट्रेवल किया, y डायरेक्शन में हाफ डिस्टेंस ट्रेवल किया है। देखिए y डायरेक्शन में इतना ही डिस्टेंस ट्रेवल किया है। तो अगर मैं x डायरेक्शन की बात करूं, इन x डायरेक्शन, है ना, x डायरेक्शन की बात करूं तो x डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी v नॉट है ना। x डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी कितना है, v नॉट है। और अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं तो y डायरेक्शन का इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0 है, क्योंकि इसको थ्रो किया गया है हॉरिजॉन्टली। अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन के मास को m एज्यूम करूं, इसके मास को एज्यूम करूं m, ओके, तो इसके ऊपर फोर्स क्या लग रहा होगा, तो फोर्स एक्टिंग ऑन इलेक्ट्रॉन बिटवीन द प्लेट्स। ऑब्वियस सी बात है, फोर्स का जो डायरेक्शन है वो कौन सा डायरेक्शन है, हमने अगर इसको y कहा और इसको x कहा तो फोर्स का जो डायरेक्शन है वो y डायरेक्शन है। वो कौन सा डायरेक्शन है, वो हमारा y डायरेक्शन है। तो फोर्स जो लगेगा वो क्या लगेगा, तो आपको मैंने बताया हुआ है कि जो फोर्स होता है वो चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। क्या होता है, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कि नहीं होता है। तो Q को तो आप Q ही लिखेंगे, Q को क्या लिखेंगे, E लिख देते हैं हम लोग, क्या लिख देते हैं, Q को E लिख देते हैं। तो Q हो गया हमारा E, और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग कैपिटल E ही लिखते हैं क्योंकि क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड कैपिटल E दे रखा है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखेंगे मास इंटू AY। तो यहाँ से y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन निकल जाएगा, वो क्या निकल जाएगा, E अपॉन में m, यानी इलेक्ट्रॉन का जो एक्सेलरेशन है y डायरेक्शन में वो आ गया E बाय m। अब x डायरेक्शन की बात करें तो क्या x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स है, तो x डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है तो एक्सेलरेशन भी नहीं होगा, तो x डायरेक्शन का एक्सेलरेशन 0 है। और यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया y डायरेक्शन का एक्सेलरेशन E बाय m, है ना। अब हम लोग अगर बात करें कि x डायरेक्शन में, इन x डायरेक्शन अगर मैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड निकालूं तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड को मैं क्या लिख सकता हूं, जल्दी से बताइए, इन टाइम t टू कवर द लेंथ ऑफ प्लेट। मान लेता हूं कि t टाइम में इस इलेक्ट्रॉन ने पूरे लेंथ ऑफ प्लेट को कवर किया, तो आप क्या लिखेंगे, x इक्वल्स टू लिखेंगे uxt प्लस हाफ axt², यही लिखेंगे। ये आपका क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है, इक्वेशन ऑफ मोशन है ना।
तो आप ये मोशन के 1D इक्वेशन में यानी 1D में आप ये इक्वेशन पढ़ते हैं। अब बताइए x कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, तो l लेंथ, ux हमारा कितना है v नॉट है, यहाँ पे क्या है t प्लस हाफ, ax कितना है 0 इंटू टी स्क्वायर। तो यानी हमारा समय कितना लग गया, तो समय लग गया l अपॉन में v नॉट। l अपॉन में v नॉट समय में हमने क्या किया है, पूरे डिस्टेंस को ट्रेवल किया है। अगर मैं वेलोसिटी निकालूं x डायरेक्शन में, तो वेलोसिटी को मैं क्या लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग ux प्लस ए एक्स टी। ये भी हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है, ये भी हमारा क्या है, इक्वेशन ऑफ मोशन है। अब आप हमें बताइए फाइनल वेलोसिटी निकलने के टाइम, जब ये निकल रहा था तब इस डायरेक्शन का फाइनल वेलोसिटी क्या था इसका, तो ये हमारा vx है, और मान लेते हैं ये हमारा vy वेलोसिटी से निकल रहा, तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये v हो जाएगा, है ना। तो vx को आप क्या लिखेंगे, vx को लिखेंगे आप ux हमारा कितना है v नॉट है, और ax तो फिर से 0 है, यानी फाइनल वेलोसिटी x डायरेक्शन में v नॉट ही रह जाएगा। अगर मैं y डायरेक्शन की बात करूं, y डायरेक्शन की बात करूं, तो vy कितना हो जाएगा, vy हो जाएगा uy प्लस ए वाई टी। अब बताइए क्या y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी क्या था, 0 था, तो uy के जगह आप 0 पुट कर दीजिए, तो uy के जगह आप 0 पुट करेंगे, ay के जगह क्या लिखेंगे आप ई बाई एम इंटू टी, और आपने t निकाल रखा है, क्या निकाल रखा है, टी निकाल रखा है एल बाई वी नॉट, यहाँ से टी का वैल्यू पुट कर दिया, तो आपको वी वाई पता चल गया ई एल अपॉन में एम वी नॉट। अब मुझे क्या कैलकुलेट करना है, थीटा, तो मैं टेन थीटा को क्या लिख सकता हूँ, ध्यान से देखिए, आपका ये फाइनल वेलोसिटी v का डायरेक्शन हो गया, ये आपका क्या है vx है, ये एंगल थीटा है, और ये आपका y डायरेक्शन है vy। तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला भी vy हो जाएगा, है ना, ये वाला क्या हो जाएगा vy हो जाएगा। तो टेन थीटा को आप क्या लिखेंगे, vy अपॉन में vx लिखेंगे, vy क्या है ई एल अपॉन में एम वी नॉट है, और vx कितना है हमारा, vx है हमारा v नॉट, तो ये क्या हो जाएगा ई एल अपॉन में एम वी नॉट का स्क्वायर, तो थीटा कितना हो जाएगा टेन इनवर्स ई एल अपॉन में एम वी नॉट का स्क्वायर, ये आपका आंसर आ गया। ओके, इतना ही एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ है फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल आपका क्या इलेक्ट्रॉन। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ब्लॉक ऑफ मास एम मास का ब्लॉक है, चार्ज इस पे क्यू है, इज प्लेस्ड ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल, ये हमारा सरफेस जो है ये स्मूथ है ना, एंड इज कनेक्टेड टू अ वॉल, यहाँ पे वॉल से कनेक्टेड है, थ्रू एन अनस्ट्रेच्ड स्प्रिंग, ये जो है अनस्ट्रेच्ड है यानी ये नेचुरल लेंथ है, ये हमारा अभी जो लेंथ है ये क्या है नेचुरल लेंथ है स्प्रिंग का, और नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग में कोई भी फोर्स नहीं लगता है, यानी स्प्रिंग कोई भी फोर्स नहीं लगाता है, ये भी कह सकते हैं। तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट हमारा दे रखा है के, स्प्रिंग कांस्टेंट क्या दे रखा है के, शोन इन फिगर, अ हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड ई पैरेलल टू द स्प्रिंग इज स्विच्ड ऑन, स्प्रिंग के पैरेलल में इलेक्ट्रिक फील्ड को स्विच ऑन किया गया, फाइंड द एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टिंग एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन का एम्पलीट्यूड आपसे पूछ रहा है कि कितना एम्पलीट्यूड कहते हैं। सबसे पहले एम्पलीट्यूड बोलते किसको है, तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये इसका जो पोजीशन है ये पोजीशन है मीन पोजीशन, कौन सा पोजीशन, मीन पोजीशन कह सकते हैं, या इसको आप इक्विलिब्रियम पोजीशन भी बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, है ना। और इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे आपने क्या किया, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ ऑन नहीं था, इस पोजीशन पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अब ऑन कर दिया। ओके, यहाँ पे आपने इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर दिया, ऑन कर दिया। तो ये पहले किस कंडीशन में था, इनिशियली ये रेस्ट था, इनिशियली ये किस पे था, रेस्ट पे था, ब्लॉक जो था रेस्ट पे था। अब एम्पलीट्यूड किसको कहते हैं, एम्पलीट्यूड कहते हैं मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है किसी भी बॉडी का, उसको बोलते हैं हम लोग एम्पलीट्यूड, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल ए से, किससे डिनोट करते हैं कैपिटल ए से। तो आप क्या देखेंगे कि जैसे ही आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन करेंगे, शुरुआत में रेस्ट पे है, इसका मतलब इसके पास अभी कोई भी वेलोसिटी नहीं है,
जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड स्विच ऑन करेंगे इसके ऊपर क्या लगेगा, चूंकि ये चार्ज पॉजिटिव है और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन राइट वर्ड है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, राइट वर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। जैसे ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, ऑब्वियस सी बात है ये वाला जो ब्लॉक है ये क्या करेगा, ये डिस्प्लेस होना शुरू कर देगा, स्टार्ट टू डिस्प्लेस किस डायरेक्शन में, टुवर्ड्स राइट वर्ड, है ना, राइट वर्ड डायरेक्शन में ये डिस्प्लेस होगा। मान लीजिए किसी कंडीशन में, किसी सिचुएशन पे या किसी टाइम पे ये ब्लॉक यहाँ आया, ये ब्लॉक यहाँ आया एम मास क्यू, तो ये स्प्रिंग क्या हो गया होगा, एलोंगेट हो गया होगा। मान लीजिए ये एक्स एलोंगेट हुआ होगा, इस टाइम पे कितना एलोंगेट हुआ होगा, एक्स एलोंगेट हुआ होगा। तो इस टाइम में इसके ऊपर फोर्स जो लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, क्यू इंटू ई। और स्प्रिंग फोर्स किधर की तरफ लगेगा, ऑब्वियस सी बात है स्प्रिंग फोर्स इधर की तरफ लगेगा, एफ स्प्रिंग। जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा वो क्या क्या लगेगा, के इंटू एक्स। अब देखिए एक्स जो था पहले इतना होगा, फिर इतना होगा, फिर इतना होगा, यानी एक्स समय के साथ क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एक्स समय के साथ इंक्रीज हो रहा है, एक्स समय के साथ इंक्रीज हो रहा है, तो स्प्रिंग फोर्स भी समय के साथ इंक्रीज हो रहा होगा। लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, क्यों कांस्टेंट है, तो ये तो कांस्टेंट ही रहना है। इसका मतलब राइट वाला जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये तो कांस्टेंट रहना है। और टाइम के साथ जैसे जैसे एलोंगेशन बढ़ेगा स्प्रिंग का, स्प्रिंग फोर्स बढ़ता चला जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जब स्प्रिंग फोर्स का मैग्नीट्यूड इंक्रीज होता चला जाएगा तो एक ऐसा टाइम आएगा कि स्प्रिंग फोर्स अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा। और जब दोनों फोर्स एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे तो इस ब्लॉक का जो मूवमेंट है वो स्टॉप हो जाएगा। यानी अगर ये हमारा मीन पोजीशन था तो मीन पोजीशन से ये वाला ब्लॉक मान लेते हैं कि डिस्प्लेस हो करके इतना तक गया, मान लेते हैं ये डिस्टेंस ट्रेवल किया एक्स नॉट, जो कि हमारा यहाँ पे एम्पलीट्यूड है। अब इस कंडीशन में ये एम है और ये क्यू है, तो आप क्या कह सकते हैं कि इधर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इधर जो फोर्स लग रहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वो स्प्रिंग फोर्स के बराबर है। वो किसके बराबर है, स्प्रिंग फोर्स के बराबर हो गया। तो यहाँ पे आकर के ये क्या हो गया, स्टॉप हो गया। अगर ये यहाँ पे आके स्टॉप हो गया, अगर ये यहाँ पे आकर के रुक गया, तो रुकने का मतलब है कि स्प्रिंग फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों एक दूसरे के इक्वल है। तब ये जो एक्स नॉट है, ये एक्स नॉट जो हुआ ये हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया। मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट हो गया कहां से, फ्रॉम मीन पोजीशन, और ये इसका मीन पोजीशन था। तब आप क्या करिए, फोर्स इक्वेट कर दीजिए और कैलकुलेट कर लीजिए, आपका एम्पलीट्यूड निकल जाएगा। तो इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग दोनों फोर्स को इक्वेट कर लीजिए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप क्या लिखेंगे, क्यू इंटू ई, और स्प्रिंग फोर्स को क्या लिखेंगे, के इंटू एक्स नॉट, क्योंकि अब यहाँ पे आपने एक्स नॉट डिस्टेंस माना है तो ये के एक्स नॉट के बराबर होगा। तो यहाँ से एक्स नॉट को आप क्या लिखेंगे, Q इंटू ई बाई के लिखेंगे, Q इंटू ई बाई के। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ओके, यही आपका क्या हो जाएगा, एम्पलीट्यूड हो जाएगा। ठीक है, तो यहां इस तरह से हम लोगों ने एम्पलीट्यूड निकाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इज थ्रोन विद u एट एन एंगल थीटा विद द वर्टिकल। वर्टिकल के साथ थीटा एंगल पे एक चार्ज पार्टिकल q मास m है ना, इसको क्या किया, थ्रो किया गया u वेलोसिटी के साथ। इफ इन स्पेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E एग्जिस्ट इन वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ दिस प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले रेंज क्या होता है, रेंज होता है मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, यानी सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं कि ये जो पार्टिकल है ये मान लेता हूं कि मैं कुछ इस तरह से गया होगा और यहाँ पे आकर के ये ग्राउंड हुआ होगा। तो ये जो हमारा x डिस्टेंस ट्रेवल किया गया है इस पार्टिकल के द्वारा, यही इसका क्या हो गया, रेंज हो गया। तो इसको ट्रेवल करने में टाइम लगा होगा, तो हमें पता करना पड़ेगा टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। सबसे पहले आप ये देखिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में है। मान लीजिए किसी भी इंस्टेंट पे ये चार्ज पार्टिकल यहाँ आया, तो इसका मास m है, चार्ज q है, तो इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, नीचे की तरफ लग रहा होगा, है ना, क्या, mg। और चूंकि चार्ज पॉजिटिव नेचर का है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अपवर्ड डायरेक्शन में है,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किधर की तरफ लग रहा होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में ही लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा, क्यूई लग रहा होगा। ओके, तो ये तो हो गया इसका ग्रेविटी फोर्स और ये हो गया इसका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इसका हम क्या करते हैं, इसके कंपोनेंट ब्रेक करते हैं। तो इसका जो कंपोनेंट होगा, ये अगर थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, है ना। तो ये हो जाएगा u cos 90 माइनस थीटा, यानी ये क्या हो जाएगा u sin थीटा, और ये क्या हो जाएगा जल्दी से बता दीजिए, ये हो जाएगा u cos थीटा हो जाएगा। कहने का मतलब यही है। अब सबसे पहले अगर मैं नेट एक्सेलरेशन की बात करूं, नेट एक्सेलरेशन की बात करूं, तो हम जानते हैं कि नेट एक्सेलरेशन को कैसे लिखते हैं। तो ये जो हमारा चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इधर लग रहा है और एक फोर्स किधर लग रहा है, नीचे की तरफ ग्रेविटी लग रहा है, और बॉल जा किधर की तरफ रही है, नीचे की तरफ। यानी कहने का मतलब एफ जी एफ ई से कहीं ना कहीं ज्यादा है। तो एफ नेट जो है, नेट फोर्स जो है वो क्या लिखेंगे आप, एफ जी माइनस का इलेक्ट्रोस्टैटिक। एफ जी को क्या लिखेंगे, एम जी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक को क्या लिखेंगे, क्यू ई। तो एफ नेट को क्या लिखेंगे, मास इंटू ए नेट लिखेंगे। तो ए नेट कितना आएगा, ए नेट आ जाएगा एम जी माइनस का क्यू ई अपॉन में क्या, एम। तो ए नेट निकल गया एम जी माइनस का क्यू ई अपॉन में एम, यानी ये एम से एम जी अपॉन में एम कर दीजिए, माइनस का क्यू ई अपॉन में एम कर दीजिए, एम से एम कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा जी माइनस का क्यू ई अपॉन में एम, ए नेट हो गया। तो अब मैं अगर, है ना, अगर इस एंगल को अल्फा बोलूं, ये एंगल को मैं अल्फा बोलूं, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट प्रोजेक्टाइल मोशन के अकॉर्डिंग क्या फॉर्मूला लिखूंगा मैं, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का t इक्वल्स टू क्या लिखूंगा, 2u साइन अल्फा अपॉन में ए नेट, यही लिखूंगा। अब यहाँ पे अल्फा जो है वो देखिए किसके बराबर है, 90 माइनस थीटा के बराबर है। तो 90 माइनस थीटा हो गया। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला रिजल्ट हो जाएगा 2u साइन 90 माइनस का थीटा अपॉन में ए नेट के जगह लिखूंगा जी माइनस क्यू ई अपॉन में एम। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 2u कॉस थीटा अपॉन में जी माइनस क्यू ई अपॉन में एम। ये आपका टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हो गया। अब अगर मुझे रेंज की बात चाहिए, तो रेंज के लिए मैं जानता हूं कि रेंज जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड को बोलते हैं। रेंज किसको बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, है ना, इन टाइम कैपिटल टी, जो टोटल टाइम है। तो इसको कैसे लिखते हैं, इसको अगर रेंज को कैपिटल आर बोलूं तो वो एक्स के बराबर होगा, और एक्स को लिखेंगे आप यू एक्स टी हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। आप जो है ए एक्स देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आप जो भी नेट एक्सेलरेशन आया वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में आया, और ये आप इसको वाई डायरेक्शन बोलेंगे। तो ये जो हमारा एक्स डायरेक्शन है और ये हमारा वाई डायरेक्शन है। तो एक्स डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जो है वो नहीं है, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है। आपको प्रोजेक्टाइल मोशन में बताया गया होगा, और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो एक्सेलरेशन एक्स डायरेक्शन का जीरो है। तो अगर एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन जीरो है तो ये तो हो गया जीरो। यू एक्स को आप क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, ये हमारा यू एक्स है, यू एक्स क्या हो गया, यू साइन थीटा। तो ये हो गया यू साइन थीटा, और यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल टी। तो यू साइन थीटा, और कैपिटल टी के जगह पे क्या लिखेंगे, 2u कॉस थीटा अपॉन में जी माइनस क्यू ई अपॉन में एम। तो ये कितने के बराबर हो जाएगा आपका रेंज, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी माइनस क्यू ई अपॉन में एम। तो ये आपका रेंज कैलकुलेट हो गया, है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बहुत ही अच्छे सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का रिलेटेड मैंने आपको बताया है ना। आप हमारे चैनल को कंटिन्यू देखते रहिए, हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये जो आपका चैनल है इसमें आपको कम्प्लीटली
सिलेबस के अकॉर्डिंग और कंपटीशन लेवल तक का आपको कॉन्सेप्ट और लेक्चर वीडियोस मिलेगा पढ़ने के लिए। आपको क्वेश्चंस का लेवल बहुत ही अच्छा मिलेगा, है ना। और आप अपने दोस्तों के साथ हमारे चैनल को शेयर करिए और उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रमोट करिए, ताकि आपके सब्सक्रिप्शन से ही मेरा मेहनत रिलेटेड है, कनेक्टेड है ना। आप जितना जल्दी सब्सक्रिप्शन 1000 के पार करेंगे उतना जल्दी मैं लाइव क्लासेस अटेंड कर पाऊँगा, जो कम्प्लीटली फ्री होगा आप लोगों के लिए। तो आप इन चीज़ों का ध्यान रखें और अपने दोस्तों के बीच शेयर करें। आप खुद लेक्चर वीडियोस को देखें, क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी मिलेगा वो आपके लिए ही मिलेगा, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मिलेगा, कंपटीशन के अकॉर्डिंग मिलेगा। कुछ भी फालतू चीज़ आपको यहाँ नहीं मिलेगा। और अकॉर्डिंग टू सीक्वेंस इस तरह से मैं लेक्चर वीडियोस का रखूँगा कि आपको कोई भी टॉपिक समझने में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच आपका प्यार देने के लिए। थैंक यू एवरीवन।